अरे ओ चंचल, सुन क्यों नहीं रही हो? कब से गला फाड़े जा रही हूँ मैं। और तुम हो कि चुप बैठी हो? आकर खाना खा लो ना। 60 साल की रमा अपनी 10 साल की नातिन चंचल को कब से खाने के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन चंचल है कि जिद ठान कर बैठ गई है। नहीं खाना है तो बस नहीं खाना है। ए बिटिया, अब इस बुढ़ापे में मुझे क्यों सता रही हो? चल ना, खाना खा लें हम दोनों। दरवाजे पर आम के पेड़ के नीचे मुंह फुलाकर बैठी चंचल के पास आकर नानी ने खुशामद की। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो नानी, कहकर चंचल ने मुंह फेर लिया। ऐसा भी हुआ है कभी, तुम भूखी रहो और मैं खा लूँ? कहते हुए नानी ने उसे पुचकारा। तो फिर मान लो ना मेरी बात, मम्मी से बोलो यहाँ आए। अच्छा, मैं बोलूँगी, चल अब खा ले। 10 दिन से तो यही बोलकर आप मुझे बहला रही हो, लेकिन मम्मी से नहीं कहती हो। अभी फ़ोन लगाओ और मम्मी से मेरी बात कराओ। मैं मम्मी को खुद ही बोलूँगी आने के लिए। बोलूँगी कि यहीं कोई काम कर लें, कोई ज़रूरत नहीं शहर में काम करने की। मुझे यहाँ छोड़कर चली जाती हैं और 3-4 महीने में एक बार आती हैं, वह भी एक दिन के लिए। ऐसा भी होता है क्या? सबकी माँ तो साथ में रहती हैं। लगाओ ना फ़ोन नानी। चंचल मन की सारी भड़ास निकालने लगी। तुम जरा भी नहीं समझती हो बिटिया, मम्मी काम पर होंगी ना अभी फ़ोन करेंगे तो उसका मालिक खूब बिगड़ेगा और मम्मी का पैसा भी काट लेगा। फिर तेरे स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी इस महीने की। जब फुर्सत होगी तब वह खुद ही करेगी फ़ोन। नानी ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, मत करो, अब उनसे बात ही नहीं करनी मुझे कभी। जब मन होता है बात करने का तो मैं कर ही नहीं सकती। वे जब भी करेंगी तो 4 बजे भोर में ही करेंगी। नींद में होती हूँ तब मैं, आँख भी नहीं खुलती है ठीक से, तो बात कैसे कर पाऊँगी? तुम ही बताओ नानी, यह क्या बात हुई? अच्छा अच्छा, ठीक है, इस बार आने दो उसे, जाने ही नहीं देंगे। नानी ने उसका समर्थन किया। हाँ, अब यहीं रहना पड़ेगा उन्हें हमारे साथ। चलो नानी, अब खा लेते हैं, भूख लगी है जोरों की। हाँ हाँ मेरी लाडो रानी, 12 बज गए हैं, भूख तो लगेगी ही। चंचल उछलती कूदती नानी के साथ चली गई। दोनों साथ साथ खाने बैठीं। चंचल भूख के मारे दनादन दाल भात के कौर मुंह में ठूंसती जा रही थी। ओहो, शांति से खाना, ऐसे खाएगी तो हिचकी आ जाएगी, नानी ने उसे टोका। लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी। मुंह में दाल भात ठूंसती जा रही थी। आने दो हिचकी, पानी है, पी लूँगी, चंचल लापरवाही से बोली। नानी मुस्कुराई और उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो गईं। बेचारी नन्ही सी जान, इसे क्या पता कि इसकी मम्मी इसके लिए कैसे कलेजे पर पत्थर रखकर दूर रह रही है। दिसंबर की वह सर्द रात, जब वह 8 दिन की इस परी को मेरी झोली में डाल गई थी। पेट दर्द की न जाने कैसी बीमारी लगी थी मुझे। गांव भर के वैद्य हकीम से दवा दारू करके हार गई थी, लेकिन पेट दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह रहकर दर्द उभर आता था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। दिखा तो लेती, लेकिन अकेली कैसे जाऊंगी? न पति, न कोई औलाद, बाप की इकलौती बेटी थी मैं। माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थीं। मेरी शादी के 2 साल ही तो हुए थे और कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीसरे साल में पति को जानलेवा बीमारी खा गई। बापू भी बूढ़े होकर एक दिन परलोक सिधार गए। रह गई मैं अकेली। मैंने दूसरी शादी भी नहीं की, मन ही उचट गया था। हाथ में हुनर था सिलाई बुनाई का, तो कुछ काम मिल जाता था और घर के पिछवाड़े में 3 कट्ठा ज़मीन में साग सब्जी उगा लेती थी। जो आमदनी होती उसी से गुजर बसर होती रही। पेट दर्द अब असहनीय होने लगा था। बड़ी खुशामद के बाद पड़ोसी सहदेव का बेटा मुरली तैयार हुआ साथ में शहर जाने के लिए। शहर तो चली गई, लेकिन मुरली के मन में न जाने कौन सा खोट पैदा हुआ कि मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर बहाने से भाग निकला। वह तो अच्छा था कि मैंने पैसा उसको नहीं थमाया था, वरना न जाने क्या होता। खैर, मैंने डॉक्टर को दिखा तो लिया, लेकिन जब पर्चे पर जांच पड़ताल के लिए कुछ लिख कर दिया तो अक्क बक्क कुछ न सूझ रहा था। भला हो उस कंपाउंडर बाबू का, जिसने सब काम करा दिया। रिपोर्ट 4 बजे के बाद मिलने वाली थी,
तो मैं वहीं बरामदे पर बैठकर रिपोर्ट और मुरली दोनों का इंतज़ार करने लगी। सोचा कि किसी काम से इधर उधर गया होगा, आ जाएगा, लेकिन यह क्या, 4 बज गए, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन मुरली का कोई अता पता नहीं। मन में चिंता हुई कि ठंड का मौसम है, 4 बज गए, मतलब अब कुछ ही देर में अंधेरा घिराएगा, घर कैसे जाऊंगी। तभी कंपाउंडर बाबू ने रिपोर्ट लेकर बुलाया तो मैं झोला उठाए चल दी। डॉक्टर साहब ने बताया, जांच में कुछ गंभीर नहीं निकला है, ठीक हो जाओगी अम्मा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब दवाएं ले लेना, कहकर डॉक्टर ने एक और पर्चा थमाया। मन को शांति मिली। पास ही दवा की दुकान थी, वहीं से मैंने दवा ले ली। अब मुझे घर जाने की चिंता होने लगी। बस अड्डा किधर है, किस बस पर बैठूं? इतनी देर हो गई, अभी बस खुलेगी भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा घिर आया तो मैंने वहीं बरामदे के एक कोने में अपने झोले से चादर निकाली और ओढ़कर यह सोचकर बैठ गई कि रात यहीं गुजार लेती हूँ किसी तरह, सुबह कुछ उपाय सोचूंगी। घर से लाई हुई रोटी और आलू की भुजिया रखी ही थी, भूख भी लग रही थी तो निकाल कर खा ली। 8 बजे वहाँ मरीजों की आवाजाही सी खत्म हो गई। तभी गार्ड बाबू आकर कड़क कर बोला, ए माई, इधर सब बंद होगा, अब चलो निकलो यहाँ से। बाबू, रात भर रहने दीजिए ना, अकेली हूँ और घर भी दूर है, सुबह सवेरे निकल जाऊँगी। मैं न जाने कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना था वह, अड़ा रहा अपनी बात पर। क्या करती मैं? झोला उठाकर ठिठुरते हुए सड़क पर निकल पड़ी। भटकती रही घंटों, पर कहीं कोई आसरा न मिला। ठंड भी इतनी कि सब लोग बाग घरों में दुबके थे। चलते चलते पैर थक गए तो एक मकान के छज्जे के नीचे सीढ़ी पर रात गुजारने की सोचकर झोला रखा ही था कि 2-4 कुत्ते एक साथ टूट पड़े। तभी अचानक से किसी ने ज़ोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे समीप से एक ट्रक गुजरा। मुझे कुछ देर होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे लेटी थी और 22-23 साल की एक खूबसूरत युवती, जिसकी गोद में एक नवजात बच्चा था, वह मेरा सिर सहला रही थी। तब सब समझ में आ गया कि अगर यह मुझे नहीं खींचती तो ट्रक मेरा काम तमाम कर देता। ऐसे बेखबर चलती हो, पता भी है रात के 12 बज रहे हैं, ऊपर से इतनी ठंड, और तो और आंख बंद करके सड़क पर चलती जा रही हो। अभी ट्रक के नीचे आती और सारा किस्सा खत्म हो जाता। वह युवती मुझ पर बरसती जा रही थी, लेकिन उसका बरसना मन को सुकून दे रहा था। पल भर में हमारे बीच न जाने कौन सी डोर बन गई कि हमने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल कर रख दिए। उसके दर्द को जानकर कलेजा कांप गया मेरा। उसका नाम मनीषा था। उसे उसकी सौतेली माँ ने 14 साल की उम्र में ही एक दलाल के हाथों बेच दिया था और यह बात फैला दी कि वह किसी के साथ भाग गई है। दलाल ने उसे एक कोठे पर पहुंचा दिया और उसका नाम मोहिनी रख दिया गया। वह न चाहते हुए भी अपने मालिक के इशारे पर नाचती रही। कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार वह पकड़ी जाती और फिर उस पर दोगुनी मार पड़ती। एक बार तो वह घर भी पहुंच गई थी, लेकिन सबने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। खूब जली कटी सुनाई। समंदर भर का दर्द लेकर वह लौट आई, फिर उसी अंधेरी गली में। 8 दिन पहले ही उसने बेटी को जन्म दिया था। मोहिनी हर हाल में अपनी बच्ची को इस दलदल से, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालना चाहती थी। यही सोचकर वह आज छिपते छिपाते बाहर निकली थी कि या तो कहीं भाग जाएगी या फिर बेटी के साथ नदी में कूदकर जान दे देगी, लेकिन वापस वहाँ नहीं जाएगी। तुम जान देने की बात कैसे कर सकती हो बेटी, जबकि तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जान देने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा, तुम ही बताओ, भागकर कहाँ जाऊं? लोग न मुझे चैन से जीने देंगे, न इस नन्ही सी जान को। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से अच्छा है कि हम दोनों मर ही जाएं। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से अच्छा है कि हम दोनों मर ही जाएं। उसके मुंह से अम्मा शब्द सुनकर मेरी छाती में ममता की धार फूट पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरी ज़िंदगी तुम्हारी हुई ना। अभी अभी तुमने अम्मा बुलाया मुझे और मैंने तुम्हें बेटी, है कि नहीं?
तो एक माँ के रहते बेटी को किस बात की चिंता। मेरी बेटी और नातिन मेरे साथ रहेंगी मेरे घर में। नन्ही सी बच्ची को चादर में लपेटकर अपनी छाती से लगा लिया था मैंने। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। मोहिनी ने एकदम से इनकार कर दिया। कैसी मुसीबत? बच्चे माँ के लिए मुसीबत नहीं होते हैं। तू चल मेरे साथ। मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर है, कोई खोज भी नहीं पाएगा तुम दोनों को। मैंने खूब मनोहार की, लेकिन वह थी कि मान ही नहीं रही थी। सुबक सुबक कर कहने लगी, अम्मा तुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं कि इन चकाचौंध वाली गलियों के सरदार की पहुंच कितनी दूर तक है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर और भी न जाने कितने रसूखदारों को अपनी सेवा देते हैं ये लोग। ऐसी कई हस्तियों के हाथों लुट चुकी हूँ मैं भी। मोहिनी का नाम और चेहरा सबका जाना पहचाना है। फ़ौरन ढूंढ लेंगे ये भेड़िए। अम्मा, अब इस नरक की आदी हो चुकी हूँ मैं। अब तक कोई मलाल नहीं था, लेकिन अब इस नन्ही जान के लिए कलेजा मुँह को आ जाता है। इसे किसी भी कीमत पर इस नरक में न झोंकने दूंगी उस जालिम को, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। तो क्या सोचा है तुमने? मुझसे रहा नहीं गया। अम्मा, एक एहसान करोगी मुझ पर? वह कातर स्वर में बोली। तू बोल तो सही। मैंने आश्वासन दिया तो वह बोली, तू इसे रख ले अपने पास, पाल ले इसे। मैं खर्च भेजती रहूँगी, खूब पढ़ाना लिखाना। और हाँ, मैं कभी कभी मिलने भी आती रहूँगी सबसे छिपकर। लेकिन मेरी सच्चाई मत बताना कभी, वरना नफ़रत हो जाएगी इसे मुझसे। जब पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी तो सही समय आने पर सब सच बता देंगे इसे। बोल अम्मा, तू करेगी यह एहसान मुझ पर? मैंने उसे गले से लगा लिया और हामी भर दी। अम्मा, तुम्हारे गांव को जाने वाली पहली बस यहाँ से सुबह 5 बजे निकलती है। मैं उसी में तुम्हें बैठा दूंगी, तुम चली जाना। अभी तो 2 ही बज रहे हैं और ठंड भी इतनी ज़्यादा है। चलो कोई कोने वाली जगह ढूंढ लें, कम से कम ठंडी हवा से तो राहत मिले। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। कहकर उसने मेरा झोला उठाया और चल पड़ी। बच्ची मेरी गोद में थी। थोड़ी दूर चलने पर बस अड्डा आ गया। यात्री ठहराव के लिए बने हॉलनुमा बरामदे के एक कोने में हम तीनों ने रात काटी। वह रात भर बच्ची को अपनी छाती से लगाए रही और आंसू बहाती रही। हम दोनों सुबह मुँह अंधेरे उठ गईं। उसने चादर से मुँह ढक लिया और टिकट ले आई। मुझे बस में बैठाकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया। इसके बाद उसने मेरे गांव का नाम पता एक कागज़ पर लिख लिया। फिर बोली, अम्मा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज से यह तुम्हारी है, तुम्हारे ही साथ रहेगी। मैं यहाँ सबसे कह दूँगी कि ठंड लगने से मर गई तो मैं उसे नदी में फेंक आई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन एक अलग ही चमक भी थी। बस चलने ही वाली थी। वह बच्ची को चूमकर तेज़ी से नीचे उतर गई। तब से यह मेरे साथ ही है। मोहिनी 2-4 महीने पर आ जाती है मिलने। अब तो फ़ोन खरीद कर दे दिया है, तो जब मौका मिलता है बात भी कर लेती है। अरे ओ नानी, हाथ क्यों रुक गया तुम्हारा? खाओ ना। मैं इतना सारा नहीं खा पाऊँगी। चंचल ने हाथ पकड़कर अपनी नानी को झकझोरा तो वे वर्तमान में लौट आईं। अरे हाँ, खा ही तो रही हूँ। हो गया तुम्हारा तो उठ जाओ। नानी हड़बड़ा कर बोली। तुम भी ना नानी, बैठे बैठे सो जाती हो। चंचल हंसते हुए बोली और चांपाकल की ओर भागी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।